हेलो फ्रेंड्स, रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लास्ट 5 वीडियोस में हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। फिर मैंने आपको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्राइव किया जाता है उसको डिस्कस किया था और फिर उसके बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखे थे। अब आगे चलते हैं और एक दूसरे प्रिंसिपल पे बेस्ड हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे बनाया जाता है उसको डिस्कस करते हैं। अभी तक जो हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करते थे उसमें हम किसी भी स्पैन के ऊपर, किसी भी बीम के ऊपर यूनिट लोड को मूव कराते थे और फिर डिफरेंट पॉइंट्स पे हम कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते थे और फिर उन कोऑर्डिनेट्स को जब ज्वाइन करते थे तो आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मिलता था उस स्ट्रेस फंक्शन के लिए। ठीक, अब हम किसी एक दूसरे प्रिंसिपल पे, मतलब एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है मूलर-व्रेसलिव प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के बेसिस पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसी भी स्ट्रेस फंक्शन के लिए किस तरह से बनाया जाता है उसको डिस्कस करते हैं। ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत आसानी से हमें बता देता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में, आसानी से ड्रॉ कर देता है। देखिए, अभी तक जो आप बनाते थे वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि हम डिफरेंट पोर्शन में, डिफरेंट स्पैन में यूनिट लोड को मूव कराते थे और फिर उस स्ट्रेस फंक्शन के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट करते थे, तो इसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन हम इस मूलर-व्रेसलिव प्रिंसिपल के बेसिस पे बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल की डेफिनेशन की बात करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, इसमें मैंने क्या लिखा, इट स्टेट्स दैट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन, मतलब रिएक्शन हो, बेंडिंग मोमेंट हो या शियर फोर्स हो, is the deflected shape of the structure after removing stress function मतलब कोई वो जो एक्शन है उसको from the structure and applying a unit displacement। अब डिस्प्लेसमेंट दो तरह का हो सकता है, डिफ्लेक्शन या रोटेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि डिफ्लेक्शन और रोटेशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस फंक्शन। ठीक, अब ये कैसे अप्लाई किया जाता है उनके स्टेप्स को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये क्या बोलता है हम उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमें जिस भी स्ट्रेस फंक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है उस स्ट्रेस फंक्शन को या उस एक्शन को वहाँ से हटा दीजिए, उस स्ट्रक्चर में से रिमूव कर दीजिए और उसके बाद उस स्ट्रेस फंक्शन की डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फिर जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा उस स्ट्रक्चर का वो उस फंक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, कैसे करेगा, क्या होगा, हम उसकी बात बाद में करते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने नोट डाल के लिखा है, मैंने क्या बोला कि दिस प्रिंसिपल इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, चाहे आर्क हो, चाहे ट्रस हो, चाहे केबल्स हो, चाहे बीम हो, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो वो सब स्ट्रक्चर के लिए वैलिड होता है। ठीक, ये मूलर-व्रेसलिव प्रिंसिपल। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे कहा कि दिस प्रिंसिपल इज वैलिड फॉर डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोथ, कि ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर दोनों पे ही अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का जब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फिर इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक पॉइंट और मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा कि दिस प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड फॉर मूविंग यूनिट मोमेंट, कि जो यूनिट मोमेंट को आप मूव करते हैं, मूविंग अगर यूनिट मोमेंट है तो उसके लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक फोर्थ पॉइंट और मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा कि प्रूफ ऑफ दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन वर्चुअल वर्क मेथड, कि वर्चुअल वर्क मेथड के बेसिस पे हम इस प्रिंसिपल को ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इस प्रोसीजर, इस मेथड के प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अप्रोच की बात करते हैं कि हम इसको किसी भी स्ट्रक्चर पे अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रोसीजर लिखा और मैंने कहा सबसे फर्स्ट पॉइंट में कि आइडेंटिफाई द एक्शन, कि सबसे पहले तो हम उस एक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट में लिखा कि ड्रॉ अनडिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर विद द रिमूव्ड एक्शन। उसके बाद हम
एक्शन को हटा के, मतलब जिसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, उस एक्शन को हटा दीजिए और जो अनडिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर है वो बना दीजिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे अभी मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा, लेकिन बस इतना याद रखना कि हम उस एक्शन को रिमूव करके अनडिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर जो है उसको बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो एक्शन आपने हटाई है उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दीजिए। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब अगर मूवमेंट है तो वहाँ पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगा दीजिए, और अगर कहीं रोटेशन हो रहा होगा तो वहाँ पे उस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको रोटेट कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि अप्लाई यूनिट डिफ्लेक्शन और रोटेशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्शन एंड ड्रॉ डिफॉर्म्ड शेप। कि इनको मतलब डिस्प्लेसमेंट को अप्लाई करने के बाद फिर जो डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर बनेगा उसको बना लीजिए। ठीक है, और वही इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हमें क्वांटिटी, जैसे बेंडिंग डायग्राम में आपको कहीं पे क्वांटिटी कैलकुलेट करना होती है, कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना होते हैं, तो बाय जियोमेट्री हम वो क्वांटिटीज़ को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि कैलकुलेट वैल्यूज़ फ्रॉम जियोमेट्री, कि सिमिलर ट्राइंगल से या जिस भी तरह से जियोमेट्री के बेसिस पे हम कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर पाते हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद फाइनली हम रीड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, कि फाइनली फिर हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन VA, कि इस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होता है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने कहा, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता जाता हूँ और यहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करता जाता हूँ। देखिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, अब इसमें मुझे VA के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द एक्शन मतलब V है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा कि ड्रॉ अनडिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर विद द रिमूव्ड एक्शन। तो चलिए अब यहाँ पे हिंज पे दो रिएक्शन कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कंपोनेंट और एक वर्टिकल रिएक्शन कंपोनेंट। आपको VA के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, मतलब VA को हटा दीजिए, और VA को हटा दोगे तो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रहेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रहेगी तो मैं एक उसकी जगह, हिंज की जगह एक रोलर अप्लाई कर देता हूँ, रोलर लगा देता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये लगा दिया मैंने। ठीक है, अभी इसको छोड़ दीजिए, मैंने इसकी जगह ये बना दिया, मतलब सेकेंड स्टेप यहाँ तक हो गया। ये जो दिख रहा है ये सेकेंड स्टेप है। ठीक है, अनडिफॉर्म्ड शेप की बात कर रहा हूँ। थर्ड स्टेप में देखिए मैंने क्या बोला कि अप्लाई यूनिट डिफ्लेक्शन और रोटेशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्शन एंड ड्रॉ डिफॉर्म्ड शेप। तो देखिए ये VA की डायरेक्शन है, तो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इसी डायरेक्शन में आप यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब यूनिट ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिफ्लेक्शन है, उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को मैं बोल देता हूँ 1, ये वैल्यू हो गई 1, मैंने यहाँ पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब फिर मैंने क्या बोला, और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ही है क्योंकि VA की ये डायरेक्शन तो उसी डायरेक्शन में लगा है। ठीक है, तो फिर ये जो शेप होगा, ये शेप ही इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा इस VA के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VA। ये जो आपको कर्व दिख रहा है दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VA है। क्लियर, अब आगे चलते हैं, और अगर मुझे इसको ड्राइव करना हो तो कैसे ड्राइव करोगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि ये सब कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है। ठीक है, ये 1 है, वो 0 है। ठीक है, और जो डिस्टेंस हमें होगी उसके बेसिस पे हम ये वैल्यूज़ अगर ज़रूरत होंगी तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अभी तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्लेक्टेड शेप। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ये VA है, VA के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है और डिफ्लेक्टेड शेप भी है, मतलब रिएक्शन जो कि फोर्स है और डिफ्लेक्शन जो कि मिलीमीटर में आएगा, लेंथ के फॉर्म में होगा, तो ये आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं। तो मैं इसको ड्राइव और कर देता हूँ। ठीक है, मैं प्रूफ ऑफ ये मुलर ब्रेसेस प्रिंसिपल की बात करता हूँ इस स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रूफ। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं कैसे। यहाँ पे
हिंज है तो हिंज पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी और एक वर्टिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। मान लीजिए वो रिएक्शन ये है, जिसको मैं VA बोल देता हूँ और इसको HA बोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कोई लोड है, मान लीजिए P लोड लग रहा है, और इस P लोड के कारण ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने डेल्टा बोल दिया, ये डेल्टा है, ठीक है। और ये रोलर है तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन होगी और इसको मैंने VB बोल दिया, ठीक है। अब हम ये वाला मेथड, मतलब मैंने कहा था कि वर्चुअल वर्क मेथड के बेसिस पे हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि ये VA जो है इस डेल्टा के बराबर होगा। कैसे होगा वो देखिए। तो हम वर्क डन बाय लोड की बात करें, ये वर्क डन बाय ये रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए अब हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो VA की डायरेक्शन पॉजिटिव और लोड जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, मतलब दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्लस VA इंटू 1, ठीक है। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 1 है तो दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव लिख दिया। अब ये लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ -P, ये प्लस और ये -P लिख लिया। लोड की वैल्यू जो है वो नेगेटिव इसलिए लिख दी क्योंकि वो डाउनवर्ड है, और ये डेल्टा, ये भी वर्क डन हो गया, ठीक है। लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। और HA इंटू 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि प्लस HA इंटू 0। और इसी तरह से इस VB के लिए भी लिख लेते हैं कि प्लस VB इंटू 0, क्योंकि यहाँ भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए वर्क डन बाय VB भी 0 होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया, मतलब ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ कि VA इज, ये तो 0 है, ये 0, ये 0, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि VA इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा, ये प्लस P इंटू डेल्टा, ठीक है। तो देखिए अगर P की जगह यूनिट लोड हो जाए, मैंने यहाँ पे कहा आपसे कि हम यूनिट लोड को मूव कराते हैं। जब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात करते हैं तो यूनिट लोड की बात की जाती है कि उस स्पैन के ऊपर यूनिट लोड को हम मूव कराते हैं। तो P अगर 1 हो जाए तो VA इज इक्वल टू हो जाएगा, VA इज इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि अगर P 1 हो जाए तो VA इज इक्वल टू डेल्टा हो गया। क्लियर? मतलब ये जो फिगर है ये VA के इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है, भले ही ये डिफ्लेक्टेड शेप भी है इस बीम के लिए जब आपने VA को रिमूव कर दिया तब, ठीक है। मतलब हमने मुलर ब्रेसलियू प्रिंसिपल को ड्राइव किया किसके बेसिस पे? इस वर्चुअल वर्क मेथड के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन हम इस मुलर ब्रेसलियू प्रिंसिपल को एक तरह से और ड्राइव कर सकते हैं। एक मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन होता है वो, और मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, इन दोनों थ्योरम के बेसिस पे भी हम इस मुलर ब्रेसलियू प्रिंसिपल को ड्राइव कर सकते हैं। जब मैं आपको इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना बताऊंगा तब आपको वो दूसरा डेरिवेशन भी बता दूंगा, ठीक है। मतलब मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन और मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के बेसिस पे, मतलब उन दोनों को यूज़ करते हुए हम इस प्रिंसिपल को कैसे ड्राइव करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का जब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना के देखेंगे तब, ठीक है। कई बार ये मुलर ब्रेसलियू प्रिंसिपल का नाम याद रखने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मुलर जो वर्ड है ये उस साइंटिस्ट के नाम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक जर्मन सिविल इंजीनियर थे, उनका नाम मुलर था, और ये जो ब्रेसलियू है ये एक सिटी का नाम है, ठीक, जहाँ पे वो मुलर रहते थे उस सिटी का नाम है। मतलब मुलर ब्रेसलियू प्रिंसिपल जो है वो नाम और सिटी के नाम को मिला के बना है, और वो एक जर्मन सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने इस प्रिंसिपल को ड्राइव किया था। तो इस तरह से याद रखेंगे तो ये नाम आपको याद रहेगा, मुलर ब्रेसलियू प्रिंसिपल, ठीक है। मुलर ब्रेसलियू प्रिंसिपल के बेसिस पे अब हम किसी भी स्ट्रक्चर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है उसको डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया, और इस सिंपली सपोर्टेड बीम में मुझे 3 डिफरेंट स्ट्रेस फंक्शन, मतलब VB,
shear force at point C and bending moment at point C के लिए influence line diagram ड्रॉ करना है by using मुलर ब्रेसलियो प्रिंसिपल। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। उनके स्टेप्स को फॉलो करके, जो मैंने अभी स्टेप्स लिखे थे, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो शुरुआत करता हूं और सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VB। ठीक है, अब देखिए ये जो सपोर्ट है ये हिंज सपोर्ट है और ये रोलर है। तो अब रोलर पे जो रिएक्शन होगी उसे मैंने बोल दिया कि ये जो रिएक्शन है दिस इज VB। ये जो रिएक्शन है इसे मैंने VB बोल दिया। ये जो रिएक्शन है इसे VB बोल दिया और इस VB रिएक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहला काम तो हम इस VB को रिलीज करें। ठीक है, इस VB को रिलीज करना मतलब रिमूव करना, वहां से हटा दीजिए। अब जब VB को हटा दोगे तो सेकंड स्टेप का काम हो गया, मतलब ये वाला जो सपोर्ट है पूरा हट गया। तो ये सिंपली सपोर्टेड है, मतलब हिंज है, और यहाँ पे ये फ्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट नहीं। ये फर्स्ट स्टेप का काम हो गया या सेकंड स्टेप बोल दीजिए। फर्स्ट स्टेप में मैंने कहा था कि आइडेंटिफाई किया जाता है, सेकंड स्टेप में हम उस एक्शन को रिमूव कर देते हैं। तो VB को रिमूव कर दीजिए और उसके बाद इस डायरेक्शन में, मतलब VB की पॉजिटिव डायरेक्शन में एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जब यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करोगे तो मैंने बोल दिया कि ये जो है ये 1। ठीक है, अब तो इसका जो डिफॉर्म्ड शेप होगा इस स्ट्रक्चर का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हिंज है तो अभी भी हिंज होगी, ये हिंज है तो ये हिंज है इधर, लेकिन इसका जो डिफॉर्म्ड शेप होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, मतलब दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VB हो गया ये। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से इसको रिलीज कर दिया, VB को हटा दिया, तो ये जो VB को हटा दिया और इस डायरेक्शन में एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया, तो फिर जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना इस VB के लिए वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, मतलब डिफ्लेक्टेड शेप है वो इस बीम का। क्लियर? अब आगे चलते हैं और सेकंड शियर फोर्स एट पॉइंट C की बात करते हैं। ठीक है, तो अब शियर फोर्स एट पॉइंट C अगर मुझे देखना है तो C पॉइंट पे मुझे शियर के लिए रिलीज करना होगा, और शियर के लिए रिलीज करना है मतलब वहाँ पे मुझे एक गाइडेड रोलर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो गाइडेड रोलर किस तरह से लगाते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब यहाँ पे C पॉइंट पे गाइडेड रोलर लगा देते हैं। गाइडेड रोलर लगा देते हैं मतलब इस तरह से लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे रोलर कुछ इस तरह से लग जाएगा। गाइडेड रोलर लगाने का मतलब होता है कुछ इस तरह से लगा दीजिए, ये पॉइंट C। ठीक है, अब जब गाइडेड रोलर आपने लगा दिया तो फिर क्या होगा, जब गाइडेड रोलर लगा दोगे तो फिर अब ये फ्रीली मूव कर पाएंगे ये दोनों पोर्शन इस तरह से। ठीक है, अगर लोड आपने यहाँ रखा A C के बीच में तो ये वाला इधर जाएगा तो ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, और अगर इधर होगा तो ये पोर्शन नीचे जाएगा, ये पोर्शन ऊपर चले जाएगा। सीधी सी बात ये है कि इसका जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगा वो किस तरह का बनेगा वो आपको बताता हूँ। मतलब डिफ्लेक्टेड शेप जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, चलिए मैं स्टेप्स भी बोल देता हूँ आपको कि ये किस तरह से बना है, वो स्टेप्स भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा कि आइडेंटिफाई करिए, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्या कि मुझे शियर फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम चाहिए C पॉइंट पे। ठीक, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि उस पॉइंट C से को रिलीज़ कर दीजिए, तो शियर फोर्स से रिलीज़ कर दीजिए। शियर फोर्स से रिलीज़ करने का मतलब है वहाँ पे मैंने गाइडेड रोलर लगा दिया। ठीक है, इसको आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो, दिस इज शियर रिलीज। ये जो है ये शियर रिलीज है। ठीक है, शियर रिलीज कर दिया। और थर्ड स्टेप में मैंने कहा कि हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। ठीक है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देने का मतलब है कि ये जो वैल्यू होगी दिस इज यूनिट, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 1। क्लियर? और
ये जो एंगल होगा ये थीटा और ये भी थीटा है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और ये जो कर्व है दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर shear फोर्स एट पॉइंट C, मतलब SC को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? मैंने क्या बोला आपसे? मैंने कहा दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर shear फोर्स एट पॉइंट C को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप हो गया आपका, और थर्ड स्टेप से ही मुझे पता चल गया कि सब कोऑर्डिनेट्स हैं, ये 1, ये 0, ये 0। इन वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। A बाय B और A बाय L और B बाय L करके हम निकालते थे, उसी तरह से निकलेगा, ठीक है। बस सीधी सी बात ये है कि ये 1 है, ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल थीटा तो वो एंगल थीटा होगा, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है तो ये थीटा थीटा ही होंगे। क्लियर? अब आगे चलते हैं और थर्ड स्टेप में बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं C पॉइंट पे। बेंडिंग पॉइंट C के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है C पॉइंट पे, तो C पॉइंट पे मुझे बेंडिंग रिलीज करना, ठीक है। बेंडिंग के लिए रिलीज करने का मतलब होता है कि वहाँ पे आपको एक हिंज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वहाँ पे एक हिंज लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने जब shear को रिलीज़ किया था तो वहाँ पे गाइडेड रोलर लगाया था, लेकिन अगर C पॉइंट पे मुझे बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, मतलब यहाँ पे एक हिंज लगा देंगे। ये C पॉइंट पे आपने एक हिंज अप्लाई कर दी, ठीक है। जब हिंज लगा दोगे तो क्या होगा? जब हिंज लगाया आपने तो फिर ये अब उस पॉइंट के अबाउट मूव कर सकता है, मूव कर सकता है, मतलब ये इस तरह से भी जा सकता है और इस तरह से भी जा सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि हॉकिंग मूवमेंट है या सैगिंग है, मैं दोनों के लिए बता देता हूँ आपको, ठीक। अगर लोड आप इधर मूव करते हैं तो फिर ये सैगिंग मूवमेंट ही होगा, और C पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो हमें पता है कि AB बाय L होती है, ठीक है। ये AB बाय L होगा, तो फिर ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, दिस इज AB बाय L। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे पता है कि दिस इज AB बाय L, ठीक है। और इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, तो दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर MC हो गया। क्लियर? मैं स्टेप्स के टर्म में चाहो तो स्टेप्स के टर्म में भी बोल देता हूँ कि आपने इन पॉइंट्स को कुछ नहीं किया है। ये जो रिलीज थे ये वैसे के वैसे, मतलब ये जो सपोर्ट्स थे वो वैसे के वैसे ही है। ये हिंज है और ये रोलर है, तो ये अभी भी वैसे ही है। इस केस में भी वैसे ही है, ठीक है। ये रोलर है तो ये रोलर है, ये हिंज है तो ये हिंज है। बस आपने जो C पॉइंट पे shear रिलीज लगाया था उसके कारण ऐसा हुआ। इसी तरह से इस C पॉइंट पे जो हिंज है उसके कारण जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, और ये जो डिस्टेंस होगी, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो AB बाय L होगा। दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर MC। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है मतलब वो सैगिंग इफ़ेक्ट है, मतलब यहाँ पे जो ये मूव करा होगा स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये मोमेंट जो है वो कुछ इस तरह के सैगिंग मोमेंट है, इस कारण से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। अब अगर ये मोमेंट आप इस तरह से लगा दें, मतलब मोमेंट अगर इस तरह का होगा तो फिर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह का बनेगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम उसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से बनेगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर ये जो एंगल है ये θ1 है और ये एंगल θ2 है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल है इसको मैं बोल लेता हूँ कि ये θ2 तो ये भी θ2 है, और ये एंगल θ1 मतलब ये भी θ1 हो गया तो ये भी θ1 हो गया, ठीक है। ये θ1 और ये θ2। क्लियर? मतलब θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू θ, इसको मैं रिलेटिव रोटेशन बोल देता हूँ। रिलेटिव रोटेशन, ये रिलेटिव रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में ये जो θ1 प्लस θ2 ये थीटा है, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, मैंने कहा ना कि जो हम रोटेशन देते हैं वो यूनिट रोटेशन देते हैं। मैं एक बार स्टेप्स बोल देता हूँ आपको कि हमने आइडेंटिफाई किया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में उस पॉइंट पे बेंडिंग रिलीज इंट्रोड्यूस किया, मतलब हिंज लगाया, और थर्ड स्टेप में वहाँ पे यूनिट रोटेशन दिया। यूनिट रोटेशन कैसे दिया? ये θ1 ये θ2 दोनों का समीशन थीटा, इसे मैंने 1 बोल दिया, मतलब ये यूनिट रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यूनिट रोटेशन है, ये रिलेटिव रोटेशन है, मतलब यूनिट रोटेशन जो है वो 1 है, और इसीलिए ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर MC को रिप्रेजेंट करता है बाय मुलर ब्रेसलियो प्रिंसिपल से। ठीक है, अब अगर ये वैल्यूज़ जो है वो इस डायरेक्शन में लग जाए, ठीक है, मतलब मोमेंट्स अगर इस तरह से लग जाए, ठीक है, तो फिर इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो किस तरह से होगा वो आपको बता देता हूँ। वो कुछ इस तरह से होगा, इस पॉइंट पे ये वैल्यू होगी और ये ऐसा होगा। दिस इज AB/L होगा। ठीक है, ये जो एंगल है इसको θ1 बोल देता हूँ, दिस इज θ2, तो ये एंगल जो होगा वो θ2 और ये θ1। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू थीटा, या इसको 1 बोल देते हैं, मतलब ये भी रिलेटिव रोटेशन ही है, ये ध्यान रखिए, दिस इज ऑल्सो रिलेटिव रोटेशन। और ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है किसके लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर MC है ये। ठीक है, आपने यहाँ पे हिंज इंट्रोड्यूस किया, और हिंज लगाने के बाद जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा, मतलब यूनिट रोटेशन देने के बाद वो कुछ इस तरह का होगा, मतलब ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर MC को रिप्रेजेंट करेगा। किसके लिए? हॉगिंग मोमेंट के लिए। ये सैगिंग के लिए था, ये हॉगिंग के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। ये हॉगिंग मोमेंट के लिए है, ये सैगिंग मोमेंट के लिए था, ये सैगिंग मोमेंट के लिए था। क्लियर? अब आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, उन दोनों के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो ए पार्ट में लिखा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VA, मतलब ये एक जो बीम है, ठीक है, ये डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भले 3 सपोर्ट हैं, लेकिन बीच में इस D पॉइंट पे हिंज है, ये ध्यान रखना, ये हिंज है D पॉइंट पे, और D पॉइंट पे हिंज होने के कारण यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल गई, मींस दिस स्ट्रक्चर इज ए डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। क्योंकि अभी मैं आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना बता रहा हूँ वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जब हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम देखेंगे तब फिर हम बाय मुलर ब्रेसलियो प्रिंसिपल से कैसे कैलकुलेट करते हैं तब उसको डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। अभी तो ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो मुझे VA के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो फिर यहाँ पे हिंज है, A पॉइंट पे हिंज है, और हिंज पे 2 रिएक्शन कंपोनेंट पॉसिबल हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, तो वर्टिकल रिएक्शन को रिमूव कर दीजिए, तो फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बचेगी। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बचेगी मतलब यहाँ पे मैं एक रोलर लगा देता हूँ। ठीक है, ये एक रोलर लगा दीजिए तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, जब आप रोलर लगाओगे तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का हो गया। ठीक, तो 2 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप में आपने आइडेंटिफाई किया एक्शन को, और सेकेंड स्टेप में उस एक्शन जो है एक्शन कंपोनेंट है उसको, या स्ट्रेस फंक्शन जो है उसको रिलीज कर दिया, उसको हटा दिया, तो ये हो गया। अब इस डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। ठीक है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया आपने, तो फिर जो अब स्ट्रक्चर बचा वो कुछ नया जो स्ट्रक्चर दिखेगा आपको वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो किस तरह का होगा वो आपको बताता हूँ। जब आपने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो फिर जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये D हिंज है तो D हिंज पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ से स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा। समझ में? ये वैल्यू है 1, मीन्स दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VA होगा। क्लियर? दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VA। ये 1 है,
यहाँ से डिफ्लेक्टेड शेप बना और ये कुछ इस तरह से होगा। हम इन वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और उसके बेसिस पे हम ये वैल्यूज़, ये वाली जो वैल्यू होंगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। वो डिपेंड करेगा वो डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिखा मैंने यहाँ पे और मैंने कहा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VA फॉर दिस कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम है मतलब डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है और इस डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है इस VA के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आइडेंटिफाई कर लिया आपने किसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, और सेकेंड पार्ट में हम उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। तो VA को हटाना है, मतलब यहाँ पे 3 रिएक्शन कंपोनेंट पॉसिबल है, VA, HA और MA, ठीक है। मोमेंट भी होगा, लेकिन अभी मुझे मोमेंट से मतलब नहीं है, मुझे तो उसको VA से रिलीज़ करना है। तो VA से रिलीज़ करना है मतलब यहाँ पे मैं एक रोलर लगा देता हूँ। दिस इज़ रोलर, ये एक रोलर लग गया, ठीक है। अब जब रोलर लगा दिया तो इसका जो हटाने के बाद, मतलब रिएक्शन कंपोनेंट को रिमूव करने के बाद जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दीजिए, और यूनिट डिस्प्लेसमेंट दोगे तो फिर जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, मतलब डिफ्लेक्टेड शेप जो होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये भी वैल्यू 1 है और ये भी 1 है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये वैल्यू 1 और ये भी 1, मतलब ये जो है डिफ्लेक्टेड शेप है और ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VA को भी रिप्रेजेंट करता है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VA को रिप्रेजेंट करता है, ये डिफ्लेक्टेड शेप भी है और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VA को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब मैंने यूनिट लोड को मूव करा के इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना बताया था आपको, तब भी इस कैंटिलीवर बीम के लिए VA के लिए, VA स्ट्रेस फंक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो मिला था वो कुछ इसी तरह का था। आप पिछले वीडियोस में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के 7th पार्ट में हम कुछ डिफरेंट डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है बाय यूजिंग मुलर ब्रेसलिव प्रिंसिपल, उसकी बात करेंगे। थैंक यू।